जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रेरणा आईएएस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं विनीत शेखर। साथियों, आज जो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, इंडिया जनरल इंट्रोडक्शन, मतलब भारत का सामान्य परिचय। टॉपिक का जो नाम है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं भारत सामान्य परिचय। भारत सामान्य परिचय। अब देखिए, इस टॉपिक के अंतर्गत जो अभी 68 बीपीएससी जो अभी जस्ट एक एग्जाम जो कंडक्ट किया गया था 68 बीपीएससी, इस टॉपिक से आप सब लोगों ने देखा कि जो हमने कराया था वहां से बहुत ज़्यादा सवाल थे। तो उसी तरीके से आप यहाँ से आपने अभी देखा कि 3% इस टॉपिक से आपको 3 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिला यहाँ से। तो इसी टॉपिक को हम पूरे विस्तार से समझेंगे और डिटेल में हम देखेंगे इसको। तो आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो भारत का जो विस्तार जो है, इसमें अगर हम बात करें और देखें कि इंडिया कहाँ पे स्थित हो सकता है, तो इन भारत की स्थिति को समझने के लिए हमें क्या होगा, पूरे वर्ल्ड के अक्षांश को पहले समझना चाहिए। तो भारत जो है, अक्षांश में बात करूं, पृथ्वी पे एक काल्पनिक रेखा है जो इस प्रकार से खींची गई एक समानांतर रेखाएं हैं। मतलब समानांतर रेखा मतलब दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। तो अब यहाँ पे जो है ये रेखा और ये रेखा बराबर है। अब भारत जो है यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार को हम समझेंगे पहले भारत के लिए, और फिर हम लोग जो देखेंगे देशांतरीय विस्तार। तो देशांतर रेखाओं जो होती है कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये दो बेस के आधार पे हम लोग बातें करेंगे। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार जो है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, भारत की अक्षांशीय विस्तार पे जो हम बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, तो यहाँ जो आप देखें तो ये वाला हिस्सा जो है सबसे नीचे का जो आप जो हिस्सा जो देख रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से ले करके यहाँ पे आप देखेंगे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये हमारा है, जिसको अगर कहने का मीनिंग ये है कि अगर आप बोलिए कि सर सबसे ये दक्षिण में है और आपने यहाँ उत्तर बताया मुझे, तो इसका लॉजिक साफ और क्लियर है। यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि ये जो है भारत, यहाँ पे ये 0 डिग्री के लाइन से ये उत्तर में है। 1 डिग्री 2 डिग्री अगर आप बनाइएगा नॉर्थ में, तो ये 8 डिग्री उत्तर से ले करके ये 37 डिग्री उत्तर के बीच में यहाँ पे स्थित है। तो भारत की स्थिति जो है पूर्णतः अगर हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में आपने देखा, इसीलिए हमने यहाँ पे उत्तर लिखा और यहाँ पे भी उत्तर लिखा। अब एक चीज और समझिए, तो भारत का हमने क्या बताया, अक्षांशीय विस्तार। ये क्या हो गया आपका, भारत का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार मतलब इसको हम लोग बोलते हैं, अक्षांशीय विस्तार को बोलते हैं लैटिट्यूड, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। ये आपका जो होगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अब इससे आगे चलते हैं और हम आप देखते हैं देशांतरीय विस्तार। तो मैंने पहले ही बताया कि देशांतर रेखाएं कुछ क्या होती है, इस प्रकार से होती है। ये जीएमटी है हमारा, ये क्या है, ग्रीनविच है, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। और इससे इधर की रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वी गोलार्ध। इससे इधर के पूरब बोलते हैं और इससे इधर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, पश्चिम। तो ये हमारा कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो भारत की स्थिति जो है इस वाले कंडीशन में इधर की ओर है, पूरब की ओर है, ईस्ट वाले में है। तो इसीलिए भारत के सबसे पश्चिम का जो हिस्सा है यहाँ पे हम सब लोग देखते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से ले करके यहाँ पे है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 25 मिनट ईस्ट। अब बच्चों एक बात आप सब लोग समझोगे कि आप लोग के मन में आ रहा कि सर आप यहाँ डिग्री बोल रहे हैं, मिनट ऐसे लिख रहे हैं, तो आप ये मिनट क्या है। देखो 1 डिग्री जो होता है तो उसी को हम 1 डिग्री को 60 बराबर मिनट में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं मिनट। और मिनट का सिंबल जब लिखते हैं ज्योग्राफी के अंदर तो एक ऐसे लाइन खींच देते हैं तो मिनट होता है।
और इसी मिनट को क्या करते हैं, 1 मिनट को हम फिर क्या लिख सकते हैं 60 सेकेंड, डबल लाइन कर दीजिए 60 सेकेंड हो जाएगा। तो ये आपने यहाँ पे देखा मिनट का कॉन्सेप्ट था। और क्योंकि आप पृथ्वी पे अगर सपोज कीजिए कि इन दो लाइनों के बीच में जो स्पेस होगा उसे आप कैसे लोकेट करेंगे, तो इसको एग्जैक्ट लोकेशन कीजिए। सपोज कीजिए क्या कि ये आपका जो है यहाँ पे एक रेखा है 1 डिग्री का और यहाँ पे है 2 डिग्री का। अब इन दोनों के बीच के प्लेस को अगर आपको लोकेट करने के लिए दिया जाए तो आप कैसे लोकेट करेंगे, तो 1 डिग्री और यहाँ पे मैंने क्या बोला 2 डिग्री के बीच का जो स्पेस होगा उसी को लोकेट करने के लिए हम लोग जो उपयोग करते हैं यहाँ पे सेकेंड, मिनट और सेकेंड का उपयोग करते हैं। मिनट और हम जो है सेकेंड का उपयोग करते हैं, मिनट और सेकेंड का उपयोग करते हैं, इसी के लिए करते हैं। अब आप देखिए, तो भारत का मैंने बात किया देशांतरीय विस्तार, तो मैंने पहले ही बताया है कि पूर्वी गोलार्ध में है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, इसको क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बोलते हैं। ये हमारा है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू ले करके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में है। तो ये हो गया हमारा भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का, ये पूरा एग्जैक्ट हमने लोकेशन देखा। सबसे पूर्वी अगर आपसे पूछे तो क्या बोलिएगा, सबसे पूर्वी देशांतर क्या बोलिएगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। सबसे पश्चिमी अगर बताना पड़े आपको, सबसे पश्चिमी, तो यहाँ बोल सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, जो आपका कहाँ पे है गुजरात में है। अगर आपको सबसे दक्षिणी पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, जो आपका तमिलनाडु में है मुख्य भूमिका। और जो है यहाँ पे अगर आप देखिए, तो अगर आप देखते हैं तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये आप अगर कहाँ पे देख रहे हो तो ये आपको देखने के लिए मिल रहा होगा लद्दाख के क्षेत्रों में देखने के लिए मिल रहा होगा। अगर यहीं पे एक टर्म और यूज करता कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी ये है और सबसे दक्षिणी बात करता, तो हम यहाँ पे बोलते कहाँ पे ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा कॉल, क्या बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं इंदिरा कॉल, तो सबसे ऊपर में है। इंदिरा पॉइंट है वो है 6 डिग्री 45 मिनट आपका नॉर्थ वाला, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ वाला है, इसे हम सभी लोग देखें। अगर इस लोकेशन को आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से सब क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं और हम इस चीज़ें को और डिटेल में करने का प्रयास करेंगे और विषयों को देखते हैं। यहाँ हमने भारत के जो है स्थितियों पे हमने चर्चा किया और उसमें आपको बताया अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को पूरा हमने एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के जस्ट बाद अगर हम बात करें तो भारत का जो है सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे। देखिए भारत का जो सबसे, अगर मैं बात करूं मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, मुख्य भूमि का टर्म मैं क्या यूज कर रहा हूं मुख्य भूमि का, मुख्य भूमि का, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो यहाँ अगर आप देखेंगे सबसे दक्षिणी बिंदु तो ये हमें देखने के लिए मिलता है इस वाले क्षेत्र में तमिलनाडु में, जिसको मैंने क्या बताया था 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे था, ये तमिलनाडु में है। कहाँ पे है तमिलनाडु में है, और ये तमिलनाडु में है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कन्याकुमारी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं कन्याकुमारी बोलते हैं, और इसी का नाम है कैप कैमोरीन, इसी को भी हम लोग क्या बोलते हैं कैप कैमोरीन के नाम से भी जानते हैं, कैप कैमोरीन भी बोलते हैं। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया कि भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे होंगे। वहीं पे अगर आप जो है सबसे दक्षिणी बिंदु का मैंने बताया, मुख्य भूमिका बताया, यहाँ पे मुख्य भूमिका बताया, सबसे दक्षिणी बिंदु तो अब जस्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया था। अगर देखिए यहाँ जो है मुख्य भूमि हटा दे, अगर सिर्फ आपसे पूछते कि सबसे दक्षिणी बिंदु, तब आप यहाँ पे क्या करेंगे सबसे दक्षिणी बिंदु का जब बात पूछा जाए, सबसे
दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, तब आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे इंदिरा पॉइंट। क्या बोलिएगा आप लोग, इंदिरा पॉइंट बोलिएगा, इंदिरा पॉइंट। और ये जो है इंदिरा पॉइंट का और भी कई सारे नाम हैं। इंदिरा पॉइंट का जो अदर नेम जो है यहाँ पे अगर आप देखो तो इंदिरा पॉइंट का और भी सारे नाम, काफी सारे नाम मिलेंगे। क्या मिलेगा, पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट देखने के लिए मिलेगा। पिगमेलियन पॉइंट के बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो और भी इसका एक नाम देखने के लिए मिलेगा, पार्सन, पार्सन पॉइंट। और क्या देखने के लिए मिलेगा, पार्सन पॉइंट देखने के लिए मिलेगा। ये सब इसके पुराने नाम हैं। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम अगर पूछे तो पिगमेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट। ये 2004 के सुनामी में क्या हुआ था, इंदिरा पॉइंट जो है 2004 में जो सुनामी आया उसके दौरान ये डूब गया था। अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे और भी चीजों को देखते हैं तो क्या देखने के लिए मिलेगा। हमने सबसे मुख्य भूमिका देखा, अब हम थोड़ी सी चीज चर्चा करते हैं। यहाँ पे भारत का जो है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वाला हिस्सा देखिए, तो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो सबसे दक्षिणी बिंदु, एक मिनट था सा उसको बंद कर दीजिए, आवाज बाहर से आता है। तो आप देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये वाला हिस्सा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत का क्या हो गया, सबसे उत्तरी बिंदु। सबसे उत्तरी बिंदु के बारे में बात करते हैं तो भारत का ये क्या है, सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। और ये सबसे उत्तरी बिंदु जो है इसका नाम आपको पहले ही बताया था, ये आपका क्या है, सबसे उत्तरी का नाम है इंदिरा, इंदिरा कॉल। अब देखिए इंदिरा कॉल अगर हम बात करते हैं तो ये आपका वर्तमान समय में ये कहाँ पे है, वर्तमान समय में ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है, लद्दाख के क्षेत्रों में पाया जाता है। और एक बात और आपको बता दूं, ये कॉल टर्म जो अगर आप देखते हो कॉल, तो वो कॉल जो होती है कुछ इस प्रकार की आकृति होती है। अगर आप सपोज कीजिए कि एक सरफेस है, यहाँ पे ऐसे ऐसे पर्वत हैं, एक ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, ऐसे करके है और ऐसे करके है। सपोज कीजिए यहाँ पे एक चोटी यहाँ है, ये एक चोटी इधर है, एक पर्वत की चोटी यहाँ है, और इसके बीच में अर्धचंद्राकार का जो ये शेप जो अगर आप देखते हैं, ये अर्धचंद्राकार जो शेप है, इसी वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे कॉल कहते हैं। यहाँ पे जिसको हम लोग एक और भाषा में क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं, एक या कहीं कहीं पे ला भी कहते हुए सुनते होइएगा, नाथुला, जेलेपला जो सुनते हैं ना, ला। तो वो टर्म जो है हम लोग जो बातें करते हैं दर्रा के लिए जो टर्म यूज करते हैं, ला करते थे, वही टर्म हम यहाँ के लिए क्या करते हैं, कॉल टर्म यूज करते हैं। कॉल वो एक दर्रा है, ठीक है ना। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु भी आपने देखा तो वो इंदिरा कॉल आपने नोट कर लिया। अब आते हैं यहाँ से और चीजों को देखें तो भारत के इस वाले हिस्से में देखिए, सबसे पश्चिमी हिस्सा जो है हम उसके बारे में बात करते हैं। तो भारत का जो अगर यहाँ पे जो बात करते हैं, भारत जो सबसे अगर हम बात करें पश्चिमी बिंदु, तो उसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी में सबसे पश्चिमी। तो इस सबसे पश्चिमी बिंदु जो है, पश्चिमी बिंदु भारत का, तो आप इसे देखोगे तो क्या देखने के लिए मिलेगा, सबसे पश्चिम में है तो इसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे गुहार, गुहार मोती, गुहार मोती, या इसी का नाम है गौर मोता भी लिखते हैं कई जगहों पे। ये गौर मोता जो है अगर हम बात करें तो कहाँ पे है, ये गौर मोता कच्छ में है, कच्छ में मतलब गुजरात का कच्छ जिला है, ये गुजरात का कच्छ जिला है, यहीं पे ये पाया जाता है। तो ये चीजें आप नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ये सबसे आपने देखा पश्चिमी बिंदु के बारे में चर्चा हमने किया। अब भारत के जो है अगर हम बात करते हैं तो सबसे पूर्वी बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। सबसे पूर्वी बिंदु देखिए, तो यहाँ पे जो है पूर्वी बिंदु पे जब हम बातें करते हैं पूर्वी बिंदु, तो पूर्वी बिंदु जब आप देखोगे तो पूरब मतलब भारत के सबसे पूरब का जो हिस्सा है ये है आपका, इसे हम बोलते हैं किबिथु, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, किबिथु बोलते हैं। और किबिथु जो है
अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिला में है। कहाँ पे है? अंजाव जिला में है। अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में है। ये अंजाव क्या है? जिला है। और ये जो है अंजाव जिला किस राज्य में है आपका? तो ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। और इस प्रकार से मैं अगर बातें करूं कि भारत का सबसे पूर्वी जिला अंजाव जिला, सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु, सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी बिंदु गुहारमोती या गौरमोता भी इसे बोलते हैं, सबसे पश्चिमी जिला कच्छ, और सबसे पश्चिमी जो है यहाँ पे राज्य गुजरात। तो ये चीजें को हम लोगों ने देखा, सारे बिंदुओं को हमने समझा। अब यहाँ पे अगर मैं बातें करता हूँ, अब आप देखोगे टॉपिक में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विषय आता है यहाँ पे निकल करके कि भारत का कुल क्षेत्रफल आप देखेंगे तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल जो है, कुल क्षेत्रफल तो वो जो है पूरा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है भारत के पास। ये बहुत बड़ा हिस्सा है, ये आप जरूर याद रखिए। ये सवाल भी बीपीएससी जो 67th का जो पीटी हुआ था, तो इस 67th बीपीएससी पीटी के दौरान ये बातें पूछी गई सवाल है। ये सवाल पूछा गया था कि भारत का कुल क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये बातें देखिएगा, और यहीं पे आपका महत्वपूर्ण भूमिका हो जाता है बिहार का क्षेत्रफल भी देखिएगा, तो ये भी आपको देखने के लिए मिल जाता होगा। तो ये भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। यो मैं आगे जब बिहार का जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो वहां पे आपको डिस्कस करता हूं। अब आप देखिए, जब इतना बड़ा हिस्सा है तो कुल भौगोलिक क्षेत्र के पूरे विश्व के, देखिए टर्म यहाँ पे क्या होगा, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का भारत में मात्र 2.42% हिस्सा पाया जाता है। 2.42% हिस्सा कहाँ पे? भारत में आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब सपोज कर सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड को अगर आप 100% मान लीजिए, पूरा वर्ल्ड का जो क्षेत्रफल है वो 100 है, तो इसका मात्र भारत में कितना 2.42% हिस्सा कहाँ पे आपको मिलेगा? भारत के अंदर मिलेगा। अब आपका ये चीजें क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं और हम देखें, तो मैंने अभी चर्चा किया भारत का क्षेत्रफल के पे हमने डिटेल कर लिया और यहां तक समझा। अब आप देखिए भारत का उत्तर से लेकर के दक्षिण का विस्तार कितने किलोमीटर का है। देखिए भारत का जो उत्तर से लेकर के दक्षिण का विस्तार, जो यहां तक का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण विस्तार, तो वो जो है उत्तर से दक्षिण विस्तार, तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर से दक्षिण विस्तार। तो ये हमारा कहलाता है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर आपका है भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार। और वहीं पे अगर हम बात करें भारत का पश्चिम से लेकर के पूरब तक का विस्तार, पश्चिम से पूरब, भारत का पश्चिम से पूरब विस्तार, तो आपका जो है ये थोड़ा सा कम होगा। पश्चिम से पूरब विस्तार जो है ये आपका 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है। अब आप एक बात समझने के लिए आपको मिलेगा यहाँ पे एक चीज, बहुत जो कॉन्सेप्ट का बात है यहाँ पे समझने का, अगर आप देखिएगा तो थोड़ी सी आपको कॉन्सेप्ट, जब तक आपको नॉलेज नहीं होंगे तब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पे आपको ये समझना है कि अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था भारत का मुख्य भूमि का विस्तार यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट आपका जो है इस वाले क्षेत्र में अगर देखा जाए, तो यहाँ से नॉर्थ से अगर आप देखें तो यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ आपको दिखेगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे आपको 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देखने के लिए मिलेगा।
अब आप ये चीजें सोच पा रहे होंगे कि लगभग यहां से लेकर के यहां का विस्तार जो है वो लगभग, और ये जो है यहां से यहां का विस्तार लगभग क्या है, 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। मतलब अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग 30 डिग्री है भारत का। अबाउट में अगर हम बात करें तो लगभग 30 डिग्री का, ठीक है ना। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में अंतर, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में अंतर, देशांतरीय विस्तार में अंतर। अब एक बात मैं खुद से आपसे एक सवाल पूछूं, आप मुझे ये बताओ कि ये जब डिफरेंस जो है यहाँ ये दोनों जब 30 डिग्री है, अक्षांश और देशांतर में और में 30 डिग्री का अंतर है, तो यहाँ किलोमीटर में जो आप जो देख रहे थे ये अंतर क्यों, तो इसका जवाब आप सिंपली बोल सकते हो कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अगर मैं बोलूं इस प्रकार से, अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, एक समान होती है। तो ये आपको डिफरेंसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और जो है देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है, अगर मैं बात करूं तो जीएमटी से उत्तर जाने पे या दक्षिण जाने पे दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। अब यहाँ पे आप समझिए इसको, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसमें यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब आपको यहाँ क्लियरली इमेज से, इमेजिनेशन से अगर आप क्रिएट कीजिए तो आपको दिख रहा होगा कि 0 डिग्री देशांतर के, 0 डिग्री अक्षांश के पास दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होगी। और जो है उत्तरी ध्रुव, ये जो है हमारा नॉर्थ पोल, ये कहाँ पे हो गया, नॉर्थ पोल, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये जो है हिस्सा साउथ पोल, क्या हो गया, साउथ पोल। इन दो प्लेसों पे दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 0 किलोमीटर सबसे कम हो जाता है। तो ये चीजें जब आप समझ रहे हो यहाँ पे, और इन चीजों को अगर आप देख रहे हो तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे उनको थोड़ा भेजिए, तो एक मिनट थोड़ा उनको भेजिएगा तो अक्षय को। अब आप देखिए तो यहाँ पे आपने नॉर्थ पोल देखा, साउथ पोल देखा। अब यहाँ पे जो चीजों को और आप जो देखना चाहें तो यहाँ पे, और एक मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा, तो यहाँ एक मिनट सॉरी, अब जो है हम सभी लोग बात करेंगे तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे तो हमने देखा कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी एक समान और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी पोल पे अधिक और ध्रुवों पे कम। तो जैसे जैसे हम ये उत्तरी आपका जो है अक्षांश 0 डिग्री के यहाँ से उत्तर की ओर जाएंगे तो वो दूरी धीरे धीरे कम होते चले जाएगी। तो यहाँ पे तो यही भारत जो है यहाँ 8 डिग्री से उत्तर में है, तो इसीलिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये दूरियां कम होती चली जा रही है। तो ये चीजें आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे और इन चीजों को आपने अभी जस्ट देखा भी है। तो आइए आगे हम बढ़ते हैं, इसमें और चीजों को देखते हैं। थोड़ी सी तकनीकी समस्या के कारण आपको लाइट का थोड़ा सा फील हो रहा होगा, लेकिन हम ये क्लास को कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे रोकेंगे नहीं। तो इसलिए आप जो है थोड़ी सी तकनीकी समस्या जरूर आई, लेकिन हम लोग क्लास कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा जैसे भी दिखूं लेकिन आपका कंटेंट पूरा प्रॉपर दिखेगा और आपको देखने में, पढ़ने में कहीं कोई समस्याएं नहीं आएगी। स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं, जब हमने यहाँ पे इन चीज़ों को देखा, अक्षांश के बारे में जाना, देशांतर के बारे में जाना, किलोमीटर पे हमने देखा, तो ये सारी चीज़ों को जब हम देखा, हम लोगों ने जब देख लिया है, तो इसके बाद जब हम बातें करते हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, तो और भी चीज़ों को हम समझते हैं यहाँ पे।
अब हम बात करते हैं एक कर्क रेखा के बारे में। क्या क्या बात करेंगे? कर्क रेखा के बारे में। क्या बात करेंगे? कर्क रेखा। देखिए कर्क रेखा जो है, यहाँ पे मैं बात करूं कर्क रेखा, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती है। तो हमें ये पढ़ना है यहाँ से। देखिए कर्क रेखा कुछ इस प्रकार से आपको गुजरता हुआ दिखेगा। कर्क रेखा कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे गुजरते हुए देखिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ से देखिए ऐसे करके आप, ऐसे करके आप यहाँ से देखते हो कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कर्क रेखा। तो देखिए सबसे पहले तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर कर्क रेखा क्या होता है। तो ये देख लो आप कर्क रेखा, ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री का विषुवत रेखा। इससे उत्तर में ये जो लाइन, ऐसे जो हम लाइन जो ड्रॉ करते हैं काल्पनिक रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर में जो ड्रॉ करते हैं, 23.5 डिग्री के उत्तर में जो ड्रॉ करते हैं, इसी लाइन को कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा पे जो है सूर्य 21 जून को लंबवत होता है, मतलब सीधी चमकती है। और इस समय पे भारत में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। और इसी दिन को हम लोगों ने क्या किया है, इसी दिन को हमने विश्व योग दिवस भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कर्क रेखा, इससे उत्तर में सूर्य का प्रकाश कभी भी सीधी नहीं चमकेगी। ये उत्तर में सीधी चमकने का ये अंतिम बिंदु होता है। ये हमारे, और सबसे दक्षिण इधर का जो रेखा होता है, इधर का जो रेखा होता है 23.5 डिग्री साउथ में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री साउथ में, इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। इसको बोलते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इधर बोलते हैं। अब कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो वो 8 राज्य जो हैं, यहाँ से अगर आप देखो तो सीक्वेंस में आप देखोगे तो यहाँ पे आप गुजरात देख पा रहे हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और जो है यहाँ पे 8 नंबर हो गया आपका मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब हम इस पे बातें करते हैं कि कर्क रेखा जब भारत के 8 राज्यों से होकर गुजर रही है, तो ये जो है इसे हम कैसे याद रखें। तो सिंपल ट्रिक भी है, मैंने क्लास के दौरान सब बच्चे को बताता भी हूँ। देखिए मित्र गमछा झारब, देखिए इसको जरूर आप लोग थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं कि आप लोग याद रख सकिए। मित्र से मैंने क्या बताया आपको, मी से क्या हो गया, यहां पे आपने देखा मिजोरम, तो से क्या हो जाएगा आपका त्रिपुरा, गौ से गुजरात, मौ से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, र से राजस्थान, और आपका जो है ब से बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल। तो ये 8 राज्य ऐसे हैं जहां से क्या होती है, 8 राज्य याद रखना है, जहां से कर्क रेखा गुजरती है। और ये अगर पूछे कर्क रेखा पर स्थित भारत का सबसे पूर्वी राज्य, तो आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम। कर्क रेखा पर स्थित भारत का सबसे पूर्वी राज्य। और पूछे कि कर्क रेखा पर स्थित भारत का सबसे पश्चिमी राज्य, तो क्या हो जाएगा, गुजरात आंसर। ये 2 चीजों को आपको ध्यान में रखना था। अब हम लोग आगे चलें और इसमें देखें, अभी तक जो हमने पढ़ा है भारत के बारे में, अक्षांश के बारे में पढ़ा, देशांतर के विस्तार के बारे में पढ़ा, भारत का क्षेत्रफल देखा, और अभी हमने तुरंत जो बातें की इन सारी चीज़ों को देखा। अब हम बातें यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, वो हमारा एक विषय क्या होगा कि भारत का जो है पूरा पड़ोसी देश के बारे में चर्चा करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है पड़ोसी देश। तो भारत का जो नेबरिंग कंट्री है, पड़ोसी देश हैं, उनके बारे में बात करते हैं। भारत के पड़ोसी देश, तो यहाँ पे टॉपिक क्या होगा, भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम हैं, जो बिहार बेस्ड एग्जाम होते हैं, वहाँ पे सवाल ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जो मैं बातें करूँ तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस एरिया से।
यहाँ पे हमारा क्या है, पश्चिम बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश जो है इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है यहाँ पे अगर बात की जाए बांग्लादेश, तो यहाँ पे बांग्लादेश के साथ जो सीमा रेखा लगती है वो भारत का लगता है 4096 किलोमीटर का लगता है। फिर अगर इससे इधर आइए, आपको ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखिए तो आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, म्यांमार। क्या देखने के लिए मिलेगा, म्यांमार। अगर आप देख सकते हो तो देख सकते हो, तो म्यांमार के साथ कितना है, तो 1643 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। इससे इधर आते हैं तो यहाँ पे आपको चीन, यहाँ पे चीन, और ये हिस्सा भी आपका चीन का है। तो चीन यहाँ पे देखोगे तो चीन का सीमा रेखा जो है वो है 3488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। और चीन के बाद इधर हम आते हैं, ये वाला क्षेत्र देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं भूटान। तो भूटान के साथ कितना है बच्चा, 699 किलोमीटर का है। और फिर हम देखें तो ये हिस्सा दिखता है हमारा नेपाल। तो नेपाल के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो है 1751 किलोमीटर का। अब यहाँ पे अगर आप देखिए इधर आता है अफगानिस्तान। अब क्या है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान कितना लिखोगे, 106 किलोमीटर। और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं अपने सबसे प्रिय मित्र पाकिस्तान का। तो ये पाकिस्तान जो है इसकी सीमा रेखा की जो लंबाई है पाकिस्तान की, वो है हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच का जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई है वो है हमारा 3323 किलोमीटर का है। कितना है, तो बच्चा 3323 किलोमीटर का है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जितने भी देश हैं उसका मैं सीक्वेंस में, तो अगर आपसे कभी पूछे भारत का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किस देश के साथ है, तो भारत का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ है। सबसे लंबा लिख सकते हो। सबसे छोटा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किसके साथ है, तो ये जो है अगर आप बात करें अफगानिस्तान के साथ है। तो किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ है सबसे छोटा सीमा रेखा। तो यहाँ अगर आपने देखा सबसे लंबा बांग्लादेश, सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ है। तो ये दो चीजों को हम लोगों ने स्टडी कर लिया, सबसे लंबा और सबसे छोटा अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रेखा के बारे में हम लोगों ने बातें की। अब हम बात करते हैं इसको सीक्वेंस में कैसे अरेंज करें। देखिए तो यहाँ पे आप सब लोगों ने बचपन, सब लोगों का सपना होता है कि बचपन में ही हम लोग क्या करेंगे, MBA कर लेंगे, तो या बचपन में BA कर लेंगे। तो लीजिए बचपन में BA कर देता हूँ, आप लोगों को BA ही करवाता हूँ, तो अपने आप कीजिएगा। तो आप सिविल सर्विस वाले बच्चे हैं तो बहुत से देखिए सबसे लंबा सीमा रेखा किसका, बांग्लादेश के साथ। भारत का सबसे लंबा सीमा रेखा किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, नंबर 1। चौथे दूसरे नंबर पे कौन आ गया, देखिए चीन आ गया। पौ से क्या होगा, पाकिस्तान हो जाएगा। पौ से क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर पे पाकिस्तान हो जाएगा। चौथे नंबर पे क्या होगा, नेपाल हो जाएगा। पांचवें नंबर पे म्यांमार हो जाएगा। पांचवें नंबर पे म्यांमार हो जाएगा। छठे नंबर पे भूटान हो जाएगा, देखो आपका। और सातवें नंबर पे अफगानिस्तान। तो क्षेत्रफल के मामले में जो सबसे बड़ा एरिया है बांग्लादेश के साथ है, सबसे छोटा किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। ओके, यहां तक आपने देखा सबसे लंबा सबसे छोटा सब हम लोगों ने देखा। अब जो इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि किस देश के साथ किन किन राज्यों की सीमा लगती है। जनरली BPSC इस बार 68 में जो मैं आप सब लोगों को करवाता हूं टॉपिक, यहां से सवाल आया था। BPSC में यहां से इंटरनेशनल बाउंड्री से रिलेटेड सवाल पूछे गए थे, तो इसीलिए हमें इस सारे प्रश्नों को बहुत सावधानी से हमें देखना पड़ेगा। यहाँ जो अगर हम बात करते हैं तो हम आइए बात करते हैं यहाँ पे, तो आपका जो है बांग्लादेश, यहाँ पे अगर हमारा क्या है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के साथ भारत का किस देश की सीमा रेखा लगती है। तो बांग्लादेश के साथ अगर आप देखो सावधानी से तो आपका किसका लगता है, पश्चिम बंगाल, असम का, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये चीजें आप जरूर याद रखिएगा कि पश्चिम बांग्लादेश के साथ जो लगता है किसका किसका लगता है, पश्चिम बंगाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। फिर अगर हम बात करें उधर से इस साइड से देखिएगा तो आप ये देख रहे हो म्यांमार के साथ। यही सवाल तो BPSC ने पूछा भी था।
तो पहले देख लेते हैं पश्चिम बांग्लादेश के साथ देखते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद अगर आप देखोगे तो क्या दिखेगा, असम। असम के साथ अगर आप देखोगे मेघालय के बारे में जानते हैं हम लोग, मेघालय के आगे चलते हैं और फिर हम लोग देखते हैं मौसम फिर यहाँ पे भी है, लेकिन एक बार हमने नोट कर लिया, इसे दोबारा हम लोग इसे नहीं लिखेंगे। मेघालय के बाद अगर आप बात करोगे तो हमें देखने के लिए मिलता है त्रिपुरा, और त्रिपुरा से आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, मिजोरम। क्या देखने के लिए मिलेगा, मिजोरम देखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार हमने देखा बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्यों की, 5 राज्यों की सीमा लगती है। अब हम बात करते हैं, इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम आप देखते हैं यहाँ पे म्यांमार के साथ देखते हैं, जो इस बार का जो सवाल था 68 बीपीएससी में यही आया था। 68 बीपीएससी में जो इस बार जो जस्ट अभी जो हुआ है यहाँ पे सवाल पूछा गया था। देखिए सवाल कितने ज्यादा इस टॉपिक से अब आने लगे हैं, उन्हें समझने की गंभीरता है। एक अध्याय मानचित्रों का, सभी चीजों का डिटेल से स्टडी कीजिए। सवालों का भरमार है यहाँ पे बीपीएससी के पीटी के दौरान। इस टॉपिक से आपको मेंस में सवाल नहीं दिखेंगे, यहाँ से पीटी में ही अधिकांशतः सवाल प्रश्न आपको आते हुए दिखते हैं बीपीएससी में। तो आप यहाँ पे देखो म्यांमार है, इसकी सीमा रेखा की लंबाई मैंने बताया था 1643 किलोमीटर है, और यहाँ पे जो लगता है मिजोरम, क्या क्या लग रहा है, मिजोरम लगता है, मिजोरम की सीमा लगती है। मिजोरम से आगे ऊपर आइए मणिपुर, मणिपुर की सीमा लगती है। मणिपुर थोड़ा सा ऊपर आते हैं, क्या लगेगा, नागालैंड का सीमा लग रहा है, नागालैंड लगता है। नागालैंड से आते हैं तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा रेखा लगती है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा रेखा लगती है। तो इस प्रकार से जो है म्यांमार के साथ भी क्या हो गया, 4 देशों की सीमा रेखाएं लगती हुई आपको दिख रही है। अब हम चलते हैं, इन सब के बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा। इन सब के बाद अगर मैं बात करता हूं तो एक चीज और हमें देखना है, आगे देखना है। सबसे बड़ा जो है हम इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक महत्वपूर्ण है चीन। तो चीन के साथ अगर हम देखें तो क्या क्या दिखता है, तो चीन के साथ जो है हमने आपको पहले बताया था 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा है भारत का। और ये चीन जो है अरुणाचल किस किस देशों, किन किन राज्यों से सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करती है, तो अरुणाचल प्रदेश से करती है, अरुणाचल प्रदेश से सीमा रेखा साझा करती है। अरुणाचल प्रदेश से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमें दिखता है सिक्किम, सिक्किम से सीमा रेखा साझा करते हुए दिखती है। सिक्किम से इधर आते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड से आगे आइए तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पे दिखेगा। क्या दिखेगा आपका, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश का आप देख पा रहे होगे। हिमाचल प्रदेश से थोड़ा सा और इधर आते हुए आपको लद्दाख दिखेगा। लद्दाख ये एक यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। इस प्रकार आपने देखा 4 राज्य, 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी के सीमा किसके साथ, चीन के साथ। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा हिस्सा ये है भूटान का। तो भूटान का देखो तो आप सब लोग को पहले यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, भूटान के बारे में लिखता हूँ, थोड़ा सा आप लिख देखो, इसको सावधानी से मैप पे, एटलस पे मानचित्रों को देखना है। यहाँ आप मान लीजिए कि अगर आप अच्छे से मैप, इंडिया का मैप आप समझ लिए हैं तो एक ना एक सवाल यहाँ से आपको बीपीएससी पीटी में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ अगर आप देखो तो भूटान के बारे में बात करता हूँ, तो भूटान जो है यहाँ पहले ही बताया था 699 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत और भूटान के बीच में है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है भूटान, देखिए यहाँ पे सिक्किम से लगता है, पश्चिम बंगाल से लगता है, असम से लगता है और अरुणाचल प्रदेश लगता है। तो 4 राज्यों से लगता है। किन किन 4 राज्यों से लगता है, तो सिक्किम से लगता है, सिक्किम से लगता है, नोट कर लीजिए, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से लगता हुआ आपको दिखा होगा। और पश्चिम बंगाल के बाद अगर हम बात करते हैं तो क्या दिखेगा आपको, असम दिखेगा। और असम के बाद अगर बात करें तो उस साइड आप देखिए, यहाँ पे आपको दिखा होगा अरुणाचल प्रदेश। क्या दिखा होगा, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश आपको दिखा। तो इस प्रकार से 4 राज्य आप भूटान के साथ भी आप देख रहे हो।
ठीक है। देखो एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा, सिक्किम एक ऐसा राज्य होगा जो 3 देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को साझा करेगा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसीलिए मैं एक चीज और आपको बताऊं, यहाँ पे म्यांमार के साथ मैं बताया था, तो अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पे, याद 2 चीजों को पॉइंट मार्क करके लिख लीजिएगा कॉपी में। अरुणाचल प्रदेश 3 देशों से, अरुणाचल प्रदेश 3 देशों से अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करती है। तो अरुणाचल प्रदेश जो साझा करती है वो क्या, कहां से करती है, म्यांमार से करती है, म्यांमार से करती है। फिर क्या हो जाएगा, चीन से करती है, और क्या हो जाएगा, भूटान से करती है, भूटान से। तो ये 3 जो है हमने देखा, 3 देशों से अरुणाचल प्रदेश की सीमा रेखा साझा करती है। और वैसे ही सिक्किम भी आप देख सकते हो, सिक्किम भी देख सकते हो। तो सिक्किम भी आप यहाँ पे देखो तो आपको देखने के लिए मिलेगा, भूटान से आपको मिल जाएगा, भूटान से मिल गया। भूटान से आगे आओ, इधर आपको जो है चीन से यहाँ मिल जाएगा, चीन से मिल जाएगा, और यहाँ पे नेपाल से मिल जाएगा। तो आप सोच पा रहे हो कि कितना महत्वपूर्ण था हमें देखने के लिए। ये वाला चीज हमें ध्यान जरूर रखना था, ये 2 चीजें हमें स्पेशल अलग से ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम देखें तो हम बात करते हैं यहाँ पे नेपाल के साथ बातें मैं करता हूँ। अब आपको नेपाल पे अगर आप देखोगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा देखते हो, तो नेपाल के साथ अगर आप देखोगे तो नेपाल के साथ अगर आप देखो तो नेपाल के साथ मैंने क्या बताया, भारत और नेपाल के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई 1751 किलोमीटर था। और वो जो है यहाँ पे अगर आप देखो तो एक आपको फिर दिखेगा यहाँ पे सिक्किम, सिक्किम दिखेगा, आपको पहले बता दिया। फिर आपको क्या दिखा, पश्चिम बंगाल दिखेगा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद देखो तो बिहार दिखेगा होगा आपको मैप पे, और नेपाल, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश आप देख रहे होगे, योगी जी के यहाँ चले। अब यहाँ से उत्तराखंड आपने देखा, उत्तराखंड। तो ये क्या हो गया आपका, 1 2 3 4 5। तो नेपाल के साथ 5 राज्यों की सीमा रेखा लगती है, ठीक है, नेपाल के साथ 5 का, और चीन के साथ मैंने बताया 4 का, और आपको बताया यहाँ पे 1 यूटी का, ये था। अब हम बातें करते हैं यहाँ पे, जब चीन वगैरह सब हो चुका है, तो अब हम देखें तो एक चीज, 2 चीजों को और हम पढ़ सकते हैं यहाँ पे, तो वो हमें देखना चाहिए अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान तो जानते ही हो कि अफगानिस्तान जो है इसके साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो है मात्र 106 किलोमीटर, और सिर्फ वो लद्दाख से लगती है, लद्दाख के क्षेत्रों से लगती है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फिर हम इससे आगे आते हैं और पाकिस्तान के साथ देखते हैं। अब हम किस देखते हैं पाकिस्तान के साथ देखते हैं। तो पाकिस्तान के साथ है 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर है। और ये जो है हमारा गुजरात से शुरू होता है, यहाँ से देखिए तो गुजरात, गुजरात के बाद आपका राजस्थान यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, राजस्थान दिखा होगा। राजस्थान से ऊपर आते हैं तो पंजाब आपको दिखा, पंजाब से ऊपर आइए तो आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख, J&K और लद्दाख, ये सब क्षेत्रों को हमने देखा। यहाँ पे एक जो है पश्चिम बंगाल भी एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को टच करती है। मतलब पश्चिम बंगाल जो टच करती है वो करता है आपका बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है। फिर आपका जो है यहाँ पे देखा जाए नेपाल के साथ भी साझा कर रही थी, और यहाँ पे अगर आप देखिए तो अगर मैं बात करूँ तो भूटान के साथ भी साझा करती है। तो आप यहाँ 3 चीज़ों को अगर आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करते हुए दिख रही थी। तो अभी हमने पूरे स्थल सीमा के बारे में पढ़ा है। अगर मैं बात करूं तो भारत के कुल स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई, स्थल सीमा की लंबाई मैं बात करता हूं, भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई है वो है 15,000
15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है, ये जरूर याद रखिएगा। और समुद्री सीमा की लंबाई, समुद्री सीमा, तो भारत की जो समुद्री सीमा रेखा है, अब आप बोलिए कि समुद्री सीमा रेखा जो मतलब समुद्र से जिसकी तट रेखा लगती है, तो वो जो है उसकी लंबाई कितना, तो ये है 7,516.6 किलोमीटर, ये है भारत की समुद्री सीमा रेखा की लंबाई। अगर आपसे ये एक सवाल पूछे कि भारत के कितने राज्यों की स्थलीय सीमा रेखा है, कितने राज्यों की स्थलीय सीमा रेखा है, तो हम लोग एक बार काउंट कर लेते हैं। यहाँ से स्थलीय सीमा रेखा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये दो तो यूटी है, याद छोड़ दीजिएगा इसको। ये आपका जो हिमाचल प्रदेश 4, उत्तराखंड 5, उत्तर प्रदेश 6, बिहार 7, यहाँ देखिए पश्चिम बंगाल 8, सिक्किम 9, असम 10, अरुणाचल प्रदेश 11, नागालैंड 12, मणिपुर 13, मिजोरम 14, त्रिपुरा 15, मेघालय 16, तो 16 प्लस 2, तो मतलब जो है भारत का जो स्थलीय सीमा रेखा जो है कितने राज्यों की लगती है, तो 16 राज्य और 2 यूटी का संघ शासित प्रदेश का जो है सीमा रेखा जो है अंतरराष्ट्रीय मतलब अदर देशों के साथ साझा करते हुए यहाँ पे आपको दिख गया होगा। और जो है अब समुद्री सीमा रेखा पे जब हम बातें करते हैं, तो समुद्री सीमा रेखा पे जब हम चर्चा करें, तो समुद्री सीमा रेखा अगर आप देखोगे तो किसका किसका लगता है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कितने राज्यों की समुद्री सीमा रेखा है। तो भारत की जो समुद्री सीमा रेखा जो है, गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और पश्चिम बंगाल 9, तो 9 राज्यों की आपका जो है सीमा रेखा, समुद्री सीमा रेखा है। और जो है यहाँ पे देखिए दमन द्वीप, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, सॉरी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, तो 4 यूनियन टेरिटरी की भी समुद्री सीमा रेखा है भारत के साथ, ये आप जरूर याद रखिएगा। दोस्तों आप सब लोग को ये कमेंट मुझे करके बताना है कि भारत के कितने राज्यों की जो है ऐसे हैं जो लैंडलॉक है, जिसकी न तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है न ही कोई समुद्री सीमा रेखा है। ये ऐसे कितने राज्य हैं और कौन कौन है, थोड़ा सा आप लोग कमेंट में जा करके इसको टाइप कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है जब हम लोगों ने देखा तो अब हमें मालूम होना चाहिए कि भारत का सबसे लंबा समुद्री रेखा किसका है। तो आप सब जानते हैं कि भारत का सबसे लंबा समुद्री सीमा रेखा जो है वो किसका है, अंडमान निकोबार का है। किसका है, अंडमान एवं निकोबार का है, अंडमान निकोबार का है, अंडमान एवं निकोबार का है, जिसकी लंबाई है 1962 किलोमीटर, सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। अगर यूनियन टेरिटरी में पूछे तो और क्वेश्चन में पूछ दे कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, राज्य टर्म जब यूज करें तब आप वहां पे आंसर क्या कीजिएगा, गुजरात। यहाँ पे गुजरात है और ये गुजरात की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है इसकी लंबाई है 1214 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा गुजरात की है। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखने के लिए क्या मिलेगा, तो गुजरात के बाद अगर मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर है, तमिलनाडु तीसरे नंबर पे 906 किलोमीटर है। बाकी उतने सभी राज्यों को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। राज्यों में अगर देखा जाए तो सबसे छोटा समुद्री सीमा रेखा किसका है, गोवा का है, महज 101 किलोमीटर, सबसे छोटी समुद्री सीमा रेखा गोवा का है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ें और जो है अगर अब आगे देखते हैं तो समुद्री सीमा रेखा के बाद अगर हम बात करें तो हमें एक चीज और देखना चाहिए, वो हमें देखना चाहिए जिसके हम लोग बोलते हैं तटवर्ती सागर।
एक नया कॉन्सेप्ट है तटवर्ती सागर, और यहाँ से भी बीपीएससी 68 पीटी में सवाल देखे गए थे। तो हमें वो तटवर्ती सागर, देखिए आपको मैंने क्या बोला कि इस टॉपिक से आपको मैं इंडिकेट करना चाहता हूँ कि इस टॉपिक से बहुत सवाल आते हैं और आए हैं। अगर आप प्रीवियस इस साल का अगर आप क्वेश्चन उठा के देखें तो यहाँ से बहुत सवाल आपको दिखेंगे बीपीएससी पीटी में। तो आपको लग रहा होगा क्या कि काफ़ी सारे जो है आप स्टूडेंट क्या करते हैं, इसी टॉपिक को छोड़ देते हैं, तैयार नहीं करते हैं। आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं तटवर्ती सागर। तटवर्ती सागर, देखिए तटवर्ती सागर एक टॉपिक है। इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए समुद्र का एक कटा फटा हिस्सा है ऐसे करके, तो इसको मिला करके एक हम आधार रेखा बेस लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, आधार रेखा। आधार रेखा, तो आधार रेखा जो होता है, बेस लाइन जो होता है, बेस लाइन, ये समुद्र का वो हिस्सा होता है, कटा फटा हिस्सा को एक काल्पनिक सीधी रेखा से हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। काल्पनिक सीधी रेखा से जोड़ देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आधार रेखा कहते हैं। अब इससे आगे चलते हैं, इसको बोलते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा, या इसी का एक और नाम हम लोग यूज करते हैं, क्षेत्रीय सीमा भी इसका यूज करते हैं। तो यही सवाल, यही टर्म इस बार बीपीएससी में अब आया था। तो वो कितना है, तो यहाँ अगर आप देखिए तो बेस लाइन से यहाँ पे समुद्र में 12 नॉट्रिक माइल, 12 नॉट्रिक माइल है। अब बोलिए कि सर ये नॉट्रिक माइल क्या होता है, तो नॉट्रिक माइल को बोलते हैं नॉट्रिकल माइल। तो इसको हम लोग, इसका टर्म यूज करते हैं समुद्री मील। तो समुद्री मील जो होता है, समुद्री मील, ये समुद्र के अंदर में दूरी मापने की एक इकाई है, दूरी मापने की एक इकाई है। और इसी के आधार पे हम जो है दूरी का क्या करते हैं, मापन करते हैं, समुद्रों में दूरी का मापन करते हैं। अब देखिए समुद्र में जब दूरी का मापन करेंगे तो यहाँ पे अब कितना होगा, हमारा जो है 1 नॉट्रिक माइल जब होगा समुद्र में, 1 समुद्री मील होगा, तो हमारे सतह के ऊपर 1852 मीटर होगा। कितना होगा, 1852 मीटर की दूरी होगा, ठीक है ना, 1852 मीटर। या हम बोल सकते हैं 1 नॉट्रिक माइल इक्वल टू 1.852 किलोमीटर भी बोलते हैं। तो ये अगर आप देख रहे हैं तो ये प्रादेशिक समुद्री सीमा है। तो इस वाले क्षेत्र में जो मैं बात कर रहा हूँ, ए नंबर जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इस वाले क्षेत्र में भारत का ये प्रादेशिक सीमा है। इसमें कोई भी विदेशी जो है उसका प्रवेश वर्जित है, कोई भी और कंट्री यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये इसके भारत का, इसमें हम बोल सकते हैं कि इस वाले क्षेत्र में भारत का पूर्णतः क्या होगा, एकाधिकार है। एकाधिकार है ये, मतलब इस पे अगर कोई भी देश, विदेशी देश यहाँ पे आता है तो हम बिना कुछ सोचे समझे हम वहाँ के लोगों को, वहाँ के अगर मान लीजिए कोई नाव लेकर के, बोट लेकर के आ गया है, तो हम उसे कैदी बना सकते हैं बिना परमिशन का आएगा तो। और हम उसे जो है इसके आधार पे, एकाधिकार के कॉन्सेप्ट के आधार पे। दूसरा जो है, यहाँ से फिर चलते हैं तो बेस लाइन से और आगे आते हैं, ये वाला क्षेत्र कहलाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये बी रेखा जो है इसको हम लोग बोलते हैं संलग्न सागर। क्या बोलते हैं इसको, संलग्न सागर, इसको हम लोग बोलते हैं संलग्न सागर। अब देखिए संलग्न सागर जो है, यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, तो ये बेस लाइन से 24 नॉट्रिक मील की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, संलग्न सागर बोलते हैं। ये जो रेखा है यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, संलग्न सागर बोलते हैं, बेस लाइन से समुद्र में 24 नॉट्रिक माइल के सीमा को। अब इस सीमा रेखा में जो है कोई भी देश क्या करेगा, अगर आता है तो भारत उससे सीमा शुल्क ले सकता है। इस वाले क्षेत्र में अगर कोई आ गया, कोई देश बिना अगर मतलब आता है, तो ये क्या करेगा, भारत उससे क्या लेगा, सीमा शुल्क मतलब वसूल करेगा, सीमा शुल्क लेगा।
पर्यावरण का संरक्षण करेगा। यहाँ पे कोई देश प्रदूषण कर रहा है तो भारत उस पर पाबंदी यहाँ लगाएगा। तो ये सारा अधिकार किसे प्राप्त होगा? भारत को ये प्राप्त है, ये सारा अधिकार भारत को प्राप्त है। अब इससे इधर और आगे आते हैं और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ बेस लाइन से लेकर के 200 नॉटिक माइल तक को हम लोग क्या बोलते हैं? अनयन आर्थिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं? अनयन आर्थिक क्षेत्र। तो ये जो है हमारा अनयन आर्थिक क्षेत्र जो है, अब आधार रेखा से 200 नॉटिक माइल इधर देखने के लिए मिलता है। कितना मिलता है? 200 नॉटिक माइल का जो स्पेस देखने के लिए मिलता है, इसे बोलते हैं। अब इस देश में क्या होगा? इसमें क्या क्या भारत को अधिकार प्राप्त होगा? तो यहाँ पे जो है कोई भी, अगर सपोज कीजिए कि अगर भारत चाहता है तो कोई भी अपना खोज करना, रिसर्च करना, वो यहाँ पे कर सकता है। इस अनयन आर्थिक क्षेत्र में भारत ये करने के लिए स्वतंत्र है। कोई और देश इसमें आकर के रिसर्च नहीं करेगा। करता है तो भारत उस पर क्या करेगा? पाबंदी लगाएगा, रोक लगाएगा इस क्षेत्र में। एक पहली बातें। अगर मान लीजिए कोई भविष्य में, निकट भविष्य में कोई नए द्वीप, यहाँ पे कोई नया द्वीप आइलैंड बाहर निकल आया तो उस पर ऑटोमेटिक भारत का अधिकार हो जाएगा। ठीक है। अब इससे इधर के क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन सी बोलते हैं, खुला सागर। इसे क्या बोलते हैं? खुला सागर। ये खुला सागर जो है यहाँ से 200 नॉटिक माइल के इधर का जो पूरा ओपन जो हिस्सा क्षेत्र जो कहलाता है, उसे हम लोग बोलते हैं खुला सागर। और उस खुले सागर में जो है सभी देशों का एक समान अधिकार है। ठीक है, सभी देशों का एक समान अधिकार है। जो जहां पे हैं, जितना भी रिसर्च करना है कर लीजिए। इस पे कोई देश एक दूसरे को क्या करेगा? पाबंदी नहीं लगा सकता है। तो हमने अभी जो है समुद्री सीमा के बारे में पढ़ा। समुद्री सीमा रेखा के अंतर्गत हमने आज जो पढ़ा, आधार रेखा देखा, प्रादेशिक सीमा देखा, उसके बाद देखा संलग्न सागर देखा, अनयन आर्थिक क्षेत्र देखा और खुला सागर भी देखा। ये सारी चीजों को हम लोगों ने पूरा डिटेल से स्टडी किया है। अब इस अध्याय का एक लास्ट पड़ाव बचता है जो है भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। यहाँ से भी सवाल आए थे और मैं ये फर्स्ट टॉपिक में आप लोगों को डिस्कस कराता हूँ। सोचिए कि एक टॉपिक से जो मैं पहला लेक्चर जो मेरा होता है उसी से आपको इस बार बीपीएससी ने 3 सवाल देखने को मिला। बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, इससे आगे चलते हैं तो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, इसका नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है तो ये जो है सबसे पहला जो सबसे पुराना जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा था भारत का, वो अंतरराष्ट्रीय सीमा था भारत और अफगानिस्तान के बीच। भारत और अफगानिस्तान के बीच सबसे पुराना, जिसका नाम था क्या? डूरंड लाइन। ये डूरंड लाइन जो है कब ड्रॉ किया गया? तो 1896 में ड्रॉ किया गया। और इसको जो ड्रॉ करने वाले जो व्यक्ति, ये प्रारंभ में जो डूरंड रेखा लाइन जो था, वो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा जो था वो किसके बीच में था? जब ये ड्रॉ किया गया था उस समय पे था। ये आप जान सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखिए इस वाले क्षेत्र में, तो यहाँ से आपको अंतरराष्ट्रीय, ये था डूरंड रेखा लाइन। और भारत और पाकिस्तान जो है 1947 में अलग हुआ है। तो भारत की सीमा रेखा, यहाँ तक भारत की सीमा रेखा आती थी। तो ये रेखा जो है इसी टाइम पे ड्रॉ किया गया था। तो ये प्रारंभ में ये रेखा किसके किसके बीच में होगा? भारत एवं अफगानिस्तान के बीच में ये सीमा रेखा रहा होगा, था, सच्चाई यही था। और इसके बाद क्या होता है? 1947 में आपका जो है 1947 में अगर आप देखिएगा तो भारत और क्या हो गया? पाकिस्तान बटा। मतलब भारत के यहाँ पे 2 टुकड़े हो गए। इधर आपका पाकिस्तान बना और इधर वाला हिस्सा जो था 1947 में, ये पूर्वी पाकिस्तान था। ये क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था। ये पूर्वी पाकिस्तान था। अब ये पूर्वी पाकिस्तान है, इधर पश्चिमी पाकिस्तान है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में 1947 में एक नया लाइन बन गया। वो क्या बन गया? रेड क्लिफ लाइन।
रेड क्लिफ लाइन बना। और ये रेड क्लिफ लाइन जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला हिस्सा आप जब देखिएगा तो ये बना हमारा, क्या बना, रेड क्लिफ लाइन बना। और इधर जो है भारत हो गया, इधर पाकिस्तान, और यही रेड क्लिफ लाइन यहाँ पे भी था जो अब वर्तमान में खत्म हो चुका है। ये रेड क्लिफ लाइन खत्म हो चुका है, यहाँ पे अभी भी रेड क्लिफ लाइन बना हुआ है। और इस रेड क्लिफ जो लाइन का जो है उसको किन्होंने बनाया था, सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा, रेड क्लिफ के द्वारा बनाया गया था। कब ड्रॉ किया गया था? 1947 में। और ये किसके किसके बीच में ड्रॉ किया गया था? तो रेड क्लिफ लाइन ड्रॉ किया गया था, आप खुद जानते हैं, इंडिया प्लस पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो अब जो है एक बात और यहाँ पे रह गया, डुरंड लाइन जो है वर्तमान में भारत और अफगानिस्तान के बीच में था उस समय। अब लेकिन वर्तमान में जब 1947 में जब बंटवारा हुआ तो डुरंड लाइन जो है भारत अफगानिस्तान के बीच में छोटा सा हिस्सा रह गया। और ये डुरंड लाइन का अधिकांश हिस्सा जो है किसके किसके बीच में है? पाकिस्तान के और पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो ये आपने दो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के बारे में जाना, डुरंड के बारे में जाना, भारत अफगानिस्तान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। और डुरंड लाइन कब बनाया गया? तो ये आपका जो है ड्रॉ किया गया आपका जो है 1896 में। और इसको ड्रॉ करने वाले जो व्यक्ति जो थे उनका नाम था मार्टिमर डुरंड महोदय ने इस लाइन को ड्रॉ किया था, बनाया था। और उसके जो है फिर भारत और पाकिस्तान अलग हुआ 1947 में। तो रेड क्लिफ लाइन बनाया गया। रेड क्लिफ लाइन किन्होंने बनाया? तो सिरिल रेड क्लिफ ने बनाया, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। लास्ट आज जो है हम बात करने वाले हैं इसमें, वो हम देखते हैं यहाँ पे भारत और चीन के बीच का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा को ड्रॉ किया था। ये सीमा रेखा 1914 में 1914 में ड्रॉ किया गया था। और इस रेखा को हम लोग बोलते हैं मैकमोहन लाइन बोलते हैं। और ये मैकमोहन लाइन जो है भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है और वर्तमान में आज भी मौजूद है। ये भारत एवं चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा यही है। और इस सीमा रेखा पे अगर हम बात करें तो इसको बनाने का जो काम था मैकमोहन महोदय ने ही किया था, जिसलिए हम आज भी इसे हम हमें पढ़ना पड़ता है। और बीपीएससी में अगर आपने देखा तो ये जो है 1947 में जो रेड क्लिफ जो बना था, ये सवाल पूछा गया था। तो आपने को मैंने जो जितने भी विषय आज जो पढ़ाया हूँ वो आप देखें तो 68 जो बीपीएससी जो अभी हमारा जस्ट हुआ है एक सप्ताह पहले, उसमें आपने देखा कि यहाँ से आपको 3 सवाल आज के एकमात्र लेक्चर से आए हैं। तो आप सब लोग इस चीज़ों को समझें और इस टॉपिक की बारीकता को समझें और सावधानी पूर्वक से इस टॉपिक को, जितने भी पहलुओं को मैंने बताया है उसे आप सब लोग बहुत सावधानी से तैयार कर लीजिए, नोट्स बनाइए, लिखिए। और जो आप लगातार अगर आप चाहें तो हमारे क्लास से, निःशुल्क क्लास से यहाँ पे आकर के जुड़ भी सकते हैं। प्रेरणा IAS के जो सगुना मोड़ पे है और हमारे जो है इस पे नंबर पे आप जाएंगे, कॉल करेंगे, सारी चीज़ें आपको सुविधाएं मिल जाएगी निःशुल्क। आपको सोचना नहीं है, सिर्फ तैयारी करनी है, पढ़ाई करना है, हम लोग आपके साथ हैं। ओके, थैंक यू।